चलिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्लूज रिलेटेड टू लेंस देखते हैं। वो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद करेगा, प्लस न्यूमेरिकल करने में भी काफी हमारा टाइम सेव कर लेगा। चलिए पहले देखते हैं, ये सब नॉलेज रहने से काफी फायदा होगा। पहला हुआ कि हम लोग देखें कि 1/v प्लस माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब अगर कोई लेंस यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। सपोज ये O है, ये I है, और आप जानते हो कि जो रेज आते हैं वो कुछ ऐसे आया तो इधर से आया, कुछ ऐसे आया तो इधर से आया, लाइक दिस। इफ द रेज आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दे आर गोइंग अनडेविएटेड। अगर कोई रे ऐसे आया तो फिर वो ऐसे जाएगा, है ना। तो ये हम सब चीज जानते हैं। Now you see, if a ray is coming like this, or like this, or like this, it is converging to this point, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, अगर इधर से रे आता तो ऐसे ही जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर यहां से रे आके यहां पर कन्वर्ज हो रहे हैं तो यहां से रे जाएंगे यहां पर कन्वर्ज हो गए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होने से यहां पर इमेज होता है तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है। सो क्या कहेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, position of object and image are interchangeable, है ना। position of object and image are interchangeable। मतलब if object is taken to the position of image, then the new image will form, at old position of object। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझ में आया। आपको ऑब्जेक्ट को अगर इमेज की पोजीशन पे ले आएंगे, इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है, और क्या पता चल रहा है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से पता चल रहा है इफ u is 8, u is 8 minus f, u is 8 minus f। मतलब the real object is kept at the focus। हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग, 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। एक सिंपल सा चीज है, आप लोगों को याद रखना है कि अगर if u is at the focus, object is at the focus, तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा, इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा, यू सी, u को अगर माइनस f ले लेंगे, v is at इंफिनिटी, ये जानकारी सबके पास है। ठीक है, अच्छा, if u is at twice of the focus, 2f में रखा है, तो क्या हो जाएगा, देखो v will be at f। अगर u रखे हैं -2f में, ऑब्जेक्ट इज 2f,
then v will be also a 2f, है ना। u अगर इसको देखो क्या आ रहा है, ये आ गया -2f, u की जगह -2f डाल दो तो 1/2f हो गया, तो v is also at 2f। तो मतलब कोई भी लेंस में अगर ये f है, ये 2f है, ठीक है, ये 0.2f है, इधर भी f है, इधर ये 2f है, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रहेगा इमेज इंफिनिटी में होगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रहेगा इमेज यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जानकारी आपको काफी मदद करेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसका पोजीशन कैसे रहेगा जानने में आपको काफी मदद मिलेगा, डायरेक्शन कैसे रहेगा जानने में आपको काफी मदद मिलेगा, ठीक है। तीसरा हुआ फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस में आपका मालूम है कि आपको जो f होता है, मतलब f इज नेगेटिव। फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस व्हेन f इज नेगेटिव, द नेचर ऑफ इमेजेस are same as in case of a convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे होता है वैसे ही होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज वाज डिमिनिश्ड, इरेक्ट, है ना, एंड रियल, तो सॉरी वर्चुअल। तो यहां पर भी क्या होगा, सो फॉर एनी पोजीशन ऑफ a real object, for any position of a real object, the image is virtual। किसके केस में बोले, फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सो फॉर एनी पोजीशन ऑफ a real object, the image in a diverging lens। तो for any position of a real object, the image in a diverging lens is क्या होगा, diminished। erect and virtual, diminished, erect and virtual। मतलब जो m है, कौन, लेटरल मैग्निफिकेशन, वो पॉजिटिव तो है बट लेस देन 1 है। m इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, ठीक है। Now let us see the nature of image in a converging lens। नेचर ऑफ इमेज इन ए कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं है कि हम कन्वर्जिंग लेंस किसको कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस किसको कहेंगे। बाय द वे, इफ द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आर कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट, यू कॉल इट ए कन्वर्जिंग लेंस, एंड इफ दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, तो आप इसको कहोगे डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन देख के कैसे पता करेंगे, कोई लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। हाँ, रेज कन्वर्ज कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर रहे हैं तो डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन देख के कैसे पता करेंगे, वो तब हमें पता चलेगा जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो फिलहाल तो यू टेक इट ग्रांटेड कि अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस है तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, द नेचर ऑफ इमेज इन ए converging lens
The nature of image in a converging lens is same as nature of image in a concave mirror. Concave mirror. The nature of image in a converging lens is same as nature of image in a concave mirror. ठीक है, अगर आपको आता है नेचर ऑफ इमेज निकालना इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर तो बढ़िया है। और आप देख सकते हो वीडियो रिफ्लेक्शन से स्फेरिकल सरफेस, उस वीडियो में डिटेल्स में बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई एक कॉन्केव मिरर है तो मान लो कि ये उसका f है, फोकल ये डिस्टेंस f है, ये डिस्टेंस 2f है, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है। इसमें हम लोग क्या किए थे, ये पूरा रीजन को 1, रीजन 3 और रीजन 4 में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। क्या देखे थे, अगर ऑब्जेक्ट होगा रीजन 1 में, इमेज होगा रीजन 2। अगर ऑब्जेक्ट होगा रीजन 1 में, इमेज होगा रीजन 2 में। अगर ऑब्जेक्ट होगा रीजन 2 में, इमेज होगा रीजन 1 में। अगर ऑब्जेक्ट होगा रीजन 3 में, इमेज होगा रीजन 4 में। और कोई अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रीजन 4 में बना तो उसका इमेज रीजन 3 में होगा। ये था लोकेशन। साइज के बारे में क्या बोले थे, ये क्लू था याद रखने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट रीजन और इमेज रीजन में से जिसका रीजन छोटा होगा उसका साइज छोटा होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में हुआ छोटा इमेज इन रीजन 2, ऑब्जेक्ट रीजन 2 में हुआ बड़ा इमेज इन रीजन 1, ऑब्जेक्ट रीजन 3 में हुआ बड़ा इमेज इन रीजन 4 क्योंकि साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट इन रीजन 4 छोटा इमेज इन रीजन 3। ये था क्लू हमारा सॉल्व करने का स्फेरिकल मिरर के केस में। यहां पर भी रूल्स आर द सेम। किसके केस में, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ ए converging lens if the nature and location of image can be are as below. Location of the nature and location of image are as below. Object located between, और इसको इसे ऑब्जेक्ट लोकेटेड, इमेज लोकेटेड कहां, हम वैल्यूज लिखना चाहते हैं और यहां पे लिखना चाहते हैं नेचर। सपोज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो बताओ ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है, इमेज कहां होगा, बिटवीन f एंड 2f। इमेज इमेज बिटवीन f and 2f, इमेज लोकेटेड कहां, इमेज इज लोकेटेड बिटवीन f and 2f। अच्छा ठीक है, नेचर की बात करें, यहां पर जो इमेज ऑब्जेक्ट अगर यहां पर होने से इमेज क्या होता था, रियल होता था, सामने हो रहा, रियल हुआ तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड हुआ, रियल हुआ, डिमिनिश्ड हुआ, तो यहां पर भी क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड।
Suppose object is now between F and 2F. Between F and 2F. सोचो, अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रहता है तो मिरर के केस में इमेज कहाँ होता है? बियॉन्ड 2F, रीजन 2 में रहेगा, तो ये रीजन 1 में। इधर रहेगा तो रियल होगा कि वर्चुअल होगा? रियल होगा। रीजन बड़ा है तो मैग्नीफाइड होगा और इन्वर्टेड होगा। तो आप कहोगे इमेज कहां पर होगा? बियॉन्ड 2F। और नेचर क्या होगा? नेचर विल बी रियल। इन्वर्टेड, रियल मतलब इन्वर्टेड हम लोग देख चुके हैं, और मैग्नीफाइड। सो मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, जानने का तरीका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट रीजन इमेज रीजन को कंपेयर करो। जो जिसका रीजन बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा। अगर इमेज का रीजन बड़ा हुआ, इमेज साइज बड़ा हुआ, मैग्नीफाइड। नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन F and optical center, F and optical center किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? लेंस के लिए लिख रहे हैं, है ना। फॉर converging लेंस हम लोग लिख रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आप क्या कहोगे? यहां पर क्या होता था? F और पोल के बीच में रहने से इमेज होता था रीजन 4 में। क्या होता था? वर्चुअल इमेज। तो हम कहेंगे इमेज कहां पर होगा इस केस में? इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड infinity, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, है ना। अच्छा, और जो इमेज बनेगा, इमेज क्या था? जब यहां पर ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज क्या बनता था? इमेज वाज वर्चुअल। तो यहां पर भी होगा वर्चुअल। अच्छा, ये रीजन इससे बड़ा है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये रीजन बड़ा है मतलब यहां पर बड़ा इमेज बनेगा। मैं एक मिरर का कंपैरिजन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है, इसको देख के आप उसको इमेजिन कर सकते हो, और सबको बाय ऐड करना पड़ेगा और वैल्यूज कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी एग्जांपल से इधर कर रहे हैं। ये हम लोग मिरर केस में, रिफ्लेक्शन एंड मिरर केस में कर चुके हैं। सो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर आया, F एंड पोल आया, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे इमेज विल बी बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है। बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, यहां पर थोड़ा लिख देते हैं लिखने में, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इसके बीच में आएगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट यहां पर आता था मिरर की केस में, यहां पर इमेज आता था, क्या था? वर्चुअल था, तो इरेक्ट था, और रीजन बड़ा होने के कारण मैग्नीफाइड था। तो हम कहेंगे इमेज नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। चलो थोड़ा सा एक लास्ट केस को देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हुआ रीजन 4 में, आप कहोगे सर मिरर के पीछे कैसे ऑब्जेक्ट रखेंगे? अरे नहीं, मान लो कि कोई मिरर है, ये रेज आ रहे हैं, दे आर अपियरिंग टू कन्वर्ज समवेयर हियर, सो वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज, द इमेज इज लोकेटेड देयर, वेयर द इंसिडेंट रेज कन्वर्ज,
द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड देयर। तो ऐसा तो हो सकता है कि दो रे आ रहे, लगेगा कि इजिप्ट सेंटर इज हियर, फिर वो लोग रिफ्लेक्ट करके इधर कहीं आएंगे। ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर एनीवेयर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एनीवेयर। तो इमेज क्या बनेगा? यहां पर कहीं भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज विल बी लोकेटेड हियर बिटवीन दिस एंड दिस, है ना? इन रीजन 3 इट लाइज between optical center and F, focal length and F। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये F, अच्छा ये स्मॉल f लिख दिया हूं, थोड़ा टू अवॉइड कंफ्यूजन, लेट अस राइट इट कैपिटल F और 2F। ये लोकेशन दिया था, स्मॉल f दिया था, तो ठीक है स्मॉल f आप समझो, ये F है, लोकेशन है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहां पर? ठीक है, ऑन द अदर साइड, मतलब द रेज आर converging, the incident rays are converging and meeting at a point somewhere beyond the mirror or the lens। तो उस केस में हमारा इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा? क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट हो गया रीजन 4 में, तो इमेज होगा रीजन 3 में। अच्छा, रीजन 3 में इमेज हुआ तो हम क्या कहेंगे? मिरर के केस में सोचो तो ये हो जाएगा रियल इमेज। रियल इमेज हो गया मतलब ये इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। अच्छा, रियल इमेज अगर इन्वर्टेड हो गया, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? अरे ऑब्जेक्ट यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का रीजन काफी बड़ा है, इमेज इस रीजन में हो रहा है जो काफी छोटा है, तो कहेंगे डिमिनिश्ड। तो हम क्या कहेंगे? इमेज का नेचर क्या होगा? रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। Real, diminished and inverted image will be formed। Real, diminished। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करने में काफी मदद करता है। ठीक है, ओवरऑल ब्रीफ कर दूंगा, पहले तो आपको बढ़िया आएगा। मिरर के केस में अगर हम ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस को 4 टुकड़ा कर दिए हैं, इंफिनिटी से 2F, 2F से F, F से P, P से इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट रीजन 1 में रहेगा, इमेज रीजन 2 में। ऑब्जेक्ट रीजन 2 में रहेगा, इमेज रीजन 1 में। ऑब्जेक्ट रीजन 3 में रहेगा, इमेज रीजन 4 में। इमेज रीजन ऑब्जेक्ट रीजन 4 में रहेगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रीजन 4 में रहेगा, इमेज रीजन 3 में होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन पता चल गया। उसके बाद जिस रीजन बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर हुआ, इमेज यहां पर हुआ, तो इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से छोटा हुआ तो इमेज डिमिनिश्ड होगा, है ना? अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रहा, बताओ इमेज मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? अरे इमेज तो इधर बनेगा, बड़ा रीजन है तो मैग्नीफाइड बनेगा। ऑब्जेक्ट इधर रहा, इमेज विल बी इधर, तो डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इधर रहा, इमेज विल बी इधर, दैट मींस मैग्नीफाइड। तो सेम रूल्स आर बीइंग अप्लाइड हियर टू फाइंड location of lens when object and image are shown object and image are shown on principal axis।
अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये कोई एक लेंस हुआ और मान लो कि इसका इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ से निकलता हुआ कोई भी रे रिफ्रैक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से जाएगा, है ना, रिफ्रैक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से जाएगा। मतलब रे अगर ऐसे आया तब भी इधर से जाएगा, रे अगर ऐसे आया तो इधर से जा ही रहा है, अगर रे इधर से आया तो भी इधर से जाएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, एनी रे पासिंग थ्रू द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू दिस पॉइंट। क्योंकि सारा एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं इसलिए तो इमेज वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, हम लोग 3 स्टैंडर्ड रे लिए थे, अगर ऐसे गया तो फोकस से होते हुए जाएगा, इधर फोकस से गया तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जाएगा, वो हमारे समझने के लिए था। लेकिन अभी यहां से निकलता हुआ कोई भी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इन दिस लेंस विल पास थ्रू दिस पॉइंट। दूसरा चीज ये हुआ, यहां से निकलता हुआ रे जो ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा वो तो सीधे इसके पास पहुंचेगा अनडिविएटेड। मतलब लोकेशन ऑफ लेंस कहां है, जहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। कैसे पता करेंगे, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेड ऑफ द इमेज को जोड़ो जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। तो टू फाइंड लोकेशन ऑफ लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर शोन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, join the heads of object and image and extend this line cuts this line cuts principal axis at ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर में कट करेगा। ये नॉलेज काफी काम का है क्योंकि ये एक बार जेईई में डायरेक्टली आ चुका है। हाउ टू फाइंड, तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, पुराना क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। अब क्वेश्चन तो दूसरा आ सकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन देता हूं। In each of following cases, find distance of object from lens। क्या दिया है, दिया यूं है कि पहला केस दिया, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है सपोज, और ये मान लो 6 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर हाइट का है। और क्या दिया, दिया है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, कितना दिया है डिस्टेंस दोनों के बीच में, क्या दिया है, चलो मान लेते हैं कि ये समथिंग लाइक से 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर ऐसे दिया। तो हम क्या करेंगे इसमें, टू नो द पोजीशन ऑफ द लेंस, पहले क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इफ यू जॉइन द हेड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, दे कट हियर, दिस मस्ट बी द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है, चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये कुछ ले लो वैल्यूज, से इट इज 60 सेंटीमीटर। This distance is coming out to be 60 minus x. Now you clearly see these two are similar triangles, तो आप कहोगे x by 60 minus x is equal to 6 by 2। हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता करना था, x पता करना था, तो ये हो गया 3। तो क्या मिलेगा, x is equal to 3 into 60 minus x
इसका मतलब x कितना हुआ देखो तो ये माइनस 3 आया, 4x इज इक्वल टू 180 by 4. So distance of the object from the lens is 45 सेंटीमीटर। हाँ, पॉइंट नंबर 6 में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। एनी हॉलो लेंस made of thin glass behaves as a slab during refraction. सपोज हम कहेंगे ये कोई एक लेंस है, हॉलो है और बहुत ही थीन ग्लास का बना है। थीन ग्लास का बना है मतलब तो क्या होगा, जब भी कोई रे आएगा इसके अंदर से, ये अंदर हलो है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हलो है का मतलब हुआ, यहां पर क्या मैं मीन करना चाहता हूं, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, ठीक है। ए हॉलो लेंस मेड अप ऑफ थिन ग्लास, हॉलो है तो आप क्या कहोगे, इसमें जो रे आएंगे, कोई भी रे अगर आएगा ऐसे तो आप देखोगे इसका दोनों जो इंसिडेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस आर लुकिंग पैरेलल, तो दिस रे विल गो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, आई मीन उसमें क्या होगा, कोई कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इफेक्ट आएगा नहीं, देयर बी नो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इफेक्ट। हाँ, थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होगा, लेकिन लेटरल शिफ्ट आपको याद होगा, इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। अगर ये थिन है, थिकनेस 0 है तो लेटरल शिफ्ट भी नहीं होगा, मतलब कोई रे अगर ऐसे आएगा तो ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। कोई रे अगर ऐसा आएगा मान लो यहाँ पे तो ये ऐसा ही जाएगा, क्योंकि देयर इज नो लेटरल शिफ्ट। समझ में आ रहा क्या, स्लैब जैसे बिहेव करेगा, लेकिन आपको याद होगा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, T sin R इंटू साइन I माइनस R, T cos R, T सेक R इंटू साइन I माइनस R, ऐसे ही कुछ था फॉर्मूला। मतलब कहने का मतलब था कि जो लेटरल शिफ्ट था इट वाज प्रोपोर्शनल टू T द थिकनेस। अब अगर थिकनेस बहुत ही कम है तो लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, कोई रे ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, एनी रे पासिंग इन एनी डायरेक्शन विल गो लाइक दिस, ठीक है। इट विल बिहेव एज ए, थोड़ा यहाँ पर ठीक से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बिहेव्स एज ए थीन स्लैब ड्यूरिंग थीन स्लैब, दैट्स ऑल। थीन स्लैब मतलब जिसमें लेटरल शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना, ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड कब है, अंदर बाहर बराबर मीडियम है। मान लो इसी को लेके आप पानी में डुबो दोगे और बाहर का मीडियम इससे अलग हो गया, देन इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा, तो तीनों मीडियम अगर बराबर रहा तो आप कहोगे अंदर का मीडियम, इधर का मीडियम, इधर का मीडियम सब बराबर रहा तो इट विल बिहेव एज ए थीन स्लैब, ठीक है। मिसकंसेप्शन मत क्रिएट कर लेना। अगर ये थीन वाला, यही वाला कॉन्वेक्स जो दिख रहा है, जो ये जो लेंस है, इसको लेके अगर हम पानी में डुबो देंगे, इसके अंदर एयर है, दिस विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग कैसे होगा वो बाद में, हम लोग अभी तक लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं देखे, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने के बाद वो सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 हुआ जो अभी हम बात कर रहे थे, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इमेज। ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ब्राइटनेस को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कह सकते हो, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जो आप कहते हो। अभी सोचो कि यहां पे कोई एक लेंस है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और मान लो कि उसका इमेज यहां पर है,
अब जितने ज्यादा रे यहां पर कन्वर्ज करेंगे उतने ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिलने वाला है ना इमेज का। और हमें तो ये मालूम है कि ये रे आया इधर मिला, अगर ये रे आया होता तो ये भी इधर ही मिलता, ये रे आया होता तो ये भी, ये रे भी आया होता, कोई भी रे आएगा तो इस लेंस के ऊपर वो आपका रिफ्रैक्शन इधर से ही जाएगा। और मान लो कि यहां पर कोई रे आया, रिफ्रैक्शन इधर से जाएगा। यू सी all rays passing through the lens are, अगर वो यहां से निकल रहे हैं, O से निकल रहे हैं, आई पे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ अगर ये लेंस पूरा नहीं होता, आधा होता, तो जितने रे यहां पर पहुंचे थे उसके आधा पहुंचते, लेकिन इमेज तो पूरा होता, इमेज पूरा होता, लेकिन जितना रे पहुंचते थे उसका आधा पहुंचते, तो इंटेंसिटी क्या हो जाता, आधा हो जाता है कि नहीं। पूरा लेंस रहने से जितना ब्राइट इमेज दिखता था, आधा लेंस रहेगा तो हाफ ब्राइट दिखेगा, है ना। तो ये चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर लेंस एक टुकड़ा को हम बंद कर देते हैं, सपोज ये पार्ट पे ब्लैकनिंग कर देते हैं, रे कैन नॉट गो, ये पार्ट पे पेपर लगा देते हैं, रे कैन नॉट गो, स्टिल आल्सो द फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड, बट brightness of the image will be reduced. Every small part of lens forms a complete image. ये हर एक स्मॉल पार्ट एक कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर लेंस का खाली इतना वाला हिस्सा रखेंगे इमेज कैसे बनेगा। अगर इस केस में ऐसे इमेज हुआ, मान लो कि जैसे मैं दिया, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं कैसे, ओनली सेम ऑब्जेक्ट सेम लेंस, लेकिन आधा पार्ट है, वो भी आधा से भी कम है, इतना ही लेंस रखा है, तब भी आपका इमेज वही होगा, पूरा इमेज बनेगा, ठीक है। एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ लेंस फॉर्म्स ए कंप्लीट इमेज। मतलब अगर ये हम कहेंगे ये आधा भी है तब भी वही बनेगा, पूरा भी है तब भी वही बनेगा, ठीक है। अब देखने वाली चीज ये है कि ये कितना ब्राइट बनेगा, डिपेंड करता है कितना इसके अंदर रेज आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं। अब ये जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा रेज कन्वर्ज करके जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ब्राइटनेस ऑफ इमेज is proportional to transmission area. ट्रांसमिशन एरिया जितना ज्यादा होगा, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज उतना ज्यादा होगा। मान लो इस लेंस का फोकल लेंथ f है, इसको भगा के एक बड़ा सा लेंस रख दिए जिसका फोकल लेंथ f है, मतलब ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगा। आप कह सकते हो जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज होगा, ब्राइटनेस ऑफ इमेज होगा वो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस लेंथ इज कॉल्ड अपर्चर, यू नो, लेंथ इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब जो एरिया बन रहा है, अगर किसी लेंथ का अपर्चर d है ना, उसका एरिया बनेगा क्या, π/4 d स्क्वायर। छोटा लेंस छोटा अपर्चर, बड़ा लेंस बड़ा अपर्चर, है ना, ब्राइटनेस बनेगा d। ब्राइटनेस जो बनेगा वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो एरिया है वो अपर्चर का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपर्चर का लेंथ है d तो एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो हम कहेंगे ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन एरिया, इंप्लाइज ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। वो दे देंगे, छोटा लेंस रखा था इतना इंटेंसिटी का मिला, बड़ा लेंस रखेंगे कितना इंटेंसिटी का मिलेगा। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब जितने बड़े लेंस से देखोगे उतना ज्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। जितने बड़े लेंस से देखेंगे उतनी ज्यादा क्लियर आएगा, ये ध्यान रखना है। बड़ा लेंस का मतलब ज्यादा पावर नहीं होता है, ज्यादा क्लियर आता है, क्योंकि ट्रांसमिशन एरिया बढ़ जाता है।
बड़ा लेंस में ज्यादा पावर है, छोटा लेंस में कम पावर है, एक मिसकंसेप्शन है। पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द लेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ। बाद में देखेंगे उसको। तो फिलहाल हम देखेंगे छोटा लेंस में जितना ब्राइट दिखेगा, बड़ा लेंस में उससे काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा। लास्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। हम जानते हैं कि जब कोई लेंस में कोई रे आता है तो ये रिफ्रैक्ट करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस रिफ्रैक्शन होंगे, है कि नहीं। जब कोई रे आता है इसके अंदर से, वो रिफ्रैक्ट करता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू। सो म्यू इज द फैक्टर व्हिच डिसाइड्स कि कितना कन्वर्ज करेगा। म्यू कितना है उसके हिसाब से कम होगा, ज्यादा होगा, कितनी क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब हुआ कि जितने सारे अलग अलग मटेरियल का मिलके अगर लेंस बनेगा, मान लो कि लेंस इज ए कंपोजिट लेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू। मान लो कि हम कहेंगे ये ऊपर वाला का μ1 है, नीचे वाले का μ2 है। तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट का जब इंसिडेंट रे आएगा, इसमें इधर से पास करता हुआ रे एक जगह कन्वर्ज करेगा, इधर से पास करता हुआ रे दूसरी जगह कन्वर्ज करेगा। रिगेटिंग सो हाउ मेनी इमेजेस यू विल गेट, 2 इमेजेस। तो हम क्या कहेंगे, इफ ए लेंस इज मेड अप ऑफ different materials, made up of different materials, then number of images may be different। फिर may be क्यों लिखा, मैं देखेंगे इसको। जैसे मान लो कि ये केस में सपोज हम कहेंगे एक लेंस है, इसका ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये अलग अलग मटेरियल का है। मान लो दिस पार्ट करेस्पॉन्ड्स टू μ1, दिस पार्ट करेस्पॉन्ड्स टू μ2, दिस पार्ट करेस्पॉन्ड्स टू μ1 एंड दिस पार्ट करेस्पॉन्ड्स टू μ4। मतलब ये चारों पार्ट का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बट हाउ मेनी टोटल नंबर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर देयर। हम जानते हैं कोई रे अगर इधर से जाएगा, जहां कन्वर्ज करेगा, इधर से भी जाएगा वही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल बराबर है। तो इन दोनों के लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, मतलब 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। अगर ऐसा कोई लेंस के सामने अगर हम रखते हैं, कोई एक मटेरियल ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो आप देखोगे, तो आप क्या देखोगे कि उसमें 3 इमेज बनने वाले हैं, इसमें 3 इमेज बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग मटेरियल के हैं। अच्छा, अगर ये μ1, μ2, μ3, μ4 होता तो 4 इमेज होता। ये आपको याद रखना है। दूसरा हुआ कि सपोज आई गो फॉर ए केस द मटेरियल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे। हम कहेंगे ये मान लो कि एक मटेरियल है μ1 और ये एक दूसरा मटेरियल है μ2। हम बोले ये एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, लेकिन जो भी रे जा रहा है इसके अंदर से भी जा रहा है, इसके अंदर से भी जा रहा है। तो इधर से आता हुआ रे जो जो मीडियम के अंदर से जा रहा है, जैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर से आता हुआ रे भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें 1 इमेज होगा। सपोज नाउ आई चेंज द केस, सपोज आई से हियर इज ए केस लाइक दिस। ये मान लो हो गया μ1, ये हो गया μ2, ये हो गया μ3, ये हो गया μ4। अब सोचो कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। अभी ऊपर वाला हिस्सा एक किस्म का मटेरियल, क्योंकि जो भी रे इधर से जाएगा ये दोनों मीडियम से जा रहा है। इधर से जो रे जा रहा है, चाहे वो इधर से जाए या इधर से जाए या इधर से जाए, इट इज पासिंग थ्रू दी सेम 2 मीडियम्स। सारे का बराबर रिफ्लेक्शन होगा और कन्वर्जिंग पॉइंट एक होगा। इधर से आता हुआ रे एक इमेज बनाएंगे, इधर से आता हुआ ये भी इन दोनों के अंदर से जा रहे हैं। अब इधर से जाए तो जहां कन्वर्ज करेगा, इधर से भी जाए तो वही कन्वर्ज करेगा। तो आप कहोगे 2 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड।
समझ में आया क्या? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा एक किस्म का है, नीचे वाला दूसरा किस्म का है। चलो हम वैल्यूज बदल देते हैं। मान लो ये होता μ3 और ये होता μ2, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी दो इमेज होता। मान लो ये μ1 μ2 है, ये μ1 μ3 है, ठीक है, तब भी दो ही इमेज होगा। सो यू मस्ट बी एबल टू सी कि जो रे पास कर रहे हैं, अगर वो सिमिलर मीडियम के अंदर से पास कर रहे हैं तो वो एक इमेज बनाएंगे, अलग अलग मीडियम से पास करें तो अलग अलग इमेज बनाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखना कि म्यू अलग अलग होगा तो जितना टू म्यू होगा उतना टू इमेज बनेगा, वो गड़बड़ है। इसमें देखो μ1 μ2 μ3 μ1 μ4 कितना मीडियम था? 1 2 3, ये दोनों रिपीट हुआ है, तीन इमेज हुआ। अगर ये μ1 μ2 μ3 μ4 होता तो चार इमेज होता। इसमें दो मीडियम है, फिर भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होने के बावजूद एक इमेज फॉर्मेशन होगा। और इसमें μ1 μ2 μ3 μ4 चार है, उसके बावजूद यू फाइंड दो इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा ना? मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सोचोगे चीजें समझ में आएगा, ठीक है।